प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के अग्निवीर बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से बनता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात की थी ऑक्टेट रूल की कि आखिर में अष्टक नियम क्या होता है और किस तरीके से अष्टक नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और अपना अष्टक पूरा करके जो एटम है वो स्टेबल बनना चाहते हैं। तो ये बातें हमने कर ली थी। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि जो सवाल हैं वो आपसे किस तरीके से बनेंगे। और फिर इसके बाद आज के ही सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक नियम के अपवाद की भी बात होने वाली है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। तो बहुत ही केयरफुल होकर के आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। यकीन मानिए एक भी सवाल यहाँ से बाहर का नहीं होगा, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख जाए। और गारंटी हमारी है कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है, इतना बेहतरीन कंटेंट और समराइज्ड कंटेंट आपको पेड बेसिस में भी नहीं दिया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा ऑक्टेट रूल को और समझते हैं किसके माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये बात हो गई। अब करेंगे आज की और एक सवाल लेते हैं और उसके सवाल के सहारे से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट अचीव मतलब जो अष्टक नियम है या फिर ऑक्टेट रूल है वो किसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। आपके पास ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है वाया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड नंबर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करके। थर्ड नंबर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। और फिर फोर्थ नंबर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया है तो सारी चीजें बिल्कुल आप इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको समझाना भी चाहता हूं, तो इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो जहां तक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, लूज करके हम क्या पाएंगे, ऑक्टेट रूल। तो आप जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सपोज Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ऑक्टेट बन जाता है। Mg दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्टेट बना लेता है। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेता है, ऑक्टेट बना लेता है। तो आप सिंपल सी बात समझ चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो ऑक्टेट रूल को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और जिनमें भी कितने होंगे, जिनमें भी 20 एलिमेंट है 1, 3, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या फिर 3, वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जितनी भी मेटल्स हैं तो कुछ ऐसा काम कर लेते हैं। आइए अब आते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स के बारे में भी आपने सुन करके रखा है, क्या होती हैं नॉन मेटल्स। अब जो भी अधातुएं हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है,
इसका पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है और ये 10 बनाना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, क्या है, ऑक्सीजन है, और ये इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसके पास, तो ये बना लेता है। नाइट्रोजन है हमारे पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कंप्लीट कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं तो इनके पास क्या होता है, वो एटम जिनके बाह्यतम कोश में दीज एलिमेंट है, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने थे, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 7 था, एक एक्सेप्ट कर लिया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं हैं जिनके ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, लूज करेंगे, और जिनमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके बाद देखिए 1, 2, 3 हो गया, 5, 6, 7 हो गया, जिनके पास 4 है, क्या है, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, तो वो साझेदारी करते हैं। जैसे कार्बन आप देखते हैं, ना तो कभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ना तो गेन करता है, एक्सेप्ट करता है और ना ही लॉस करता है। सिलिकॉन आपने देखा होगा। तो ये हमेशा क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपना साझेदारी के द्वारा हमेशा बंध बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो यने है, इसके पास 2 वैलेंसी देखिए हो सकती है, यने है आपके पास, है ना, ये Na क्या कर सकता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो +1 बना ले, या तो फिर दूसरा काम है कि ये -7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर ले। दोनों कहानी हो सकती है। भैया 8 चाहिए बाहर वाली कक्षा में, एक प्रेजेंट है, या तो उसको ये त्याग दे तो एक बाहर वाला गायब हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, या फिर ये 7 किसी से ले, है ना। अब 2 ऑप्शन इसके पास प्रेजेंट है, ये हमेशा यही वाला क्यों करता है, तो इसका रीजन है चार्ज स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब कोई भी एटम स्थायी होगा जब उस पर चार्ज कम होगा। ठीक है, अब ये एटम मतलब परमाणु जो है वो स्थायी होना चाहता है, मतलब जो परमाणु का स्थायित्व है ये किसके समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है आवेश। मतलब आवेश जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और आवेश जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो यहाँ पर देखें आवेश कितना आ रहा है, -7 का, इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों कर रहा था, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, कभी भी सवाल आपको मिल सकता है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इसलिए -7 नहीं बनाता, क्या बनाता है, +1 बनाता। अब आइए चौथे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचिए यानी के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है, और Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी के पास 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, लेकिन किसी ने दिया नहीं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। कहने का मतलब एक्सचेंज, 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया मेरे पास है।
मैं 8 करना चाहता था, एक की कमी, आपने मुझको अपने से 1 रुपया दे दिया और मैंने आपको दे दिया, दोनों का एक्सचेंज हो गया, रहेंगे तो उतने ही। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके द्वारा ऑक्टेट रूल को हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताइएगा इतनी चीज बिल्कुल समझ में आ गई है या फिर नहीं आई? हाँ, तो अब आपको ध्यान में रखनी है एक बात, और वो ये है कि जो एलिमेंट होंगे, क्या याद रखना है? एलिमेंट, कि जो एलिमेंट हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, 3 तरीके से कहानी को बनाते हैं। पहली कहानी है कि जिनके पास बाह्यतम कोश में जिनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बाह्यतम कोश में, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, मतलब त्याग करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है। एटम जिनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। और एटम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये बात अब आपको याद रखनी है। और कोई ज्यादा वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज करता, उसका रीजन है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर अष्टक पूरा करने का फायदा ही क्या है अगर स्टेबिलिटी ना रही तो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एज इट इज सारी चीजें आपके पास इसी फॉर्मेट में लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले की तरफ चले। स्टेबिलिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई आपको। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज which are the following species do not obey octet rule। मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता है? पहला नंबर ले लेते हैं SiF4। ठीक है। सेकेंड नंबर IF5। ठीक है, या तो ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और भी समझाना। तो तीसरा लिख दिया PCl5, चौथा लिख दिया BF4-, और दूसरा वाले में मैंने लिख दिया ICl। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो अभी आपसे मैंने कहा था कि SI जो है सिलिकॉन, वो क्या करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 14 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, और 3p। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, किसके, Si के। अब इसने बॉन्ड कितने बनाए, 4 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन उसको लेना था, तो इसने क्या कर लिया, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड इन्होंने फ्लोरीन के साथ बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कहानी खत्म हुई इसकी। 4 और प्लस 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 सिलिकॉन के और 4 फ्लोरीन के मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ICl की बात करते हैं।
तो ICl ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं दोनों, FiCl FCl BrIAT, है ना। तो इनकी कहानी में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ साझेदारी करके बना लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और एक साझेदारी के द्वारा मिल गया। सीधा सिंपल सा कर लेते हैं, एक साझेदारी के द्वारा मिल गया तो क्या बन जाता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब ये अष्टक नियम का पालन करता है। BF4 की बात करें तो इस बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3। लेकिन ये माइनस जो है ये B का है तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा, तो इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। ठीक है, बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। 3 तो पहले से ही है, 2 और 1 3। एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट कर लिया, ये माइनस किसका है बोरान का है, ये बात पिछले लेक्चर में बताई जा चुकी है। तो 4 प्लस इसने 4 बॉन्ड बना लिए, टोटल कितना हो गया 8। तो ये तीनों जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी PCl5 की। देखिएगा जो फास्फोरस है इसका परमाणु क्रमांक है 15, है ना। कितना है 15 फास्फोरस। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाली कक्षा में है ना। अब देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन है और इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं 5। क्या हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, तो और इसने बनाए कितने 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनाए। और जब 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बनाते हैं तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 5 बॉन्ड बना लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई 8 से ज्यादा। तो ये क्या हो गया एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब इसका ऑक्टेट जो है अष्टक वो विस्तारित है। क्या हिंदी में बोलते हैं विस्तारित अष्टक। मतलब इसका अष्टक नियम जो है वो विस्तारित हो गया। और जब ये अष्टक विस्तारित हो गया तो ये 8 की संख्या को नहीं मान रहा है। मतलब ये PCl5 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। और ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट का गुण होता है कि क्या उनमें डी ब्लॉक या फिर डी जो उपकोष है वो खाली होती है। और इस डी सबसेल के खाली होने की वजह से ये सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण क्या बनाते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट को प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये जो फीचर है एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, ये फीचर किसका है तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड तीसरे आवर्त का जो तत्व है उनमें ये गुण पाया जाता है कि वो क्या करते हैं विस्तारित ऑक्टेट को प्रदर्शित करते हैं। और विस्तारित ऑक्टेट को प्रदर्शित करने का कारण ये है कि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। खाली डी कक्षा मतलब 3p के बाद डी भी होगा तो वो वैकेंट है। तो इस तरीके से ये अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। हाँ, अगर यहीं पर होता आपके पास क्या PCl3 तो ये क्या करता 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 3 बॉन्ड से पा गया, 5 + 3 कितने हो जाते 8 इलेक्ट्रॉन। तो PCl3 अगर आएगा तो वो ऑक्टेट रूल का पालन करता है और PCl5 अगर आएगा तो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता है। बताइएगा चीजें यहाँ तक की क्लियर हैं या फिर नहीं है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या करते हैं विस्तारित अष्टक को दिखाते हैं और जो कि फीचर है थर्ड पीरियड के एलिमेंट का क्योंकि उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब आइए आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो बताने का इस सवाल का मकसद था वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को ही बताना। अब आइए थोड़ा सा
और आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही गजब की ये कहानी है और आप अच्छी तरीके से इनको याद रखेंगे, इसीलिए इनको लाया गया है क्योंकि यही आपको परेशान करेंगे पेपर में, है ना। और ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर से मान लीजिए वही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑक्टेट रूल इज नॉट अप्लीकेबल। कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्टेट रूल को जो है नहीं लगाया जा सकता है, तो ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन भी दे देते हैं, बी आर है, F5 है, SF6 है, IF7 है और CO, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारी कहानियां। तो देखिए Br जो है ये क्या है, एक तरीके का हैलोजन है और Br के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। अब ये याद हो जाने चाहिए क्योंकि हैलोजन की बात हर जगह पर पड़ेगी, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक। 7 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। और लेकिन इसने बॉन्ड बनाया कितने हैं, 5। 7 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहीं से क्या हो गया, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपेंडेड, मतलब ये तो पालन नहीं करता है पहली ही बार, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, सल्फर जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, 10, 12, 4, 16। बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 4, 16, 6 इलेक्ट्रॉन है। प्लस इसने बनाए कितने बॉन्ड, अगर ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना लेता तो अष्टक पूरा हो जाता, लेकिन इसने बनाया है 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 बॉन्ड बनाए। जब 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाए हैं तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, मतलब ये भी कौन सी कहानी को शो कर रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, आ गए। इसकी कहानी पे आते हैं, IF7। आई के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सेम, हैलोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए लेकिन इसने बनाए कितने हैं, 7 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, यानी कि ये भी क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मुझको लगता है क्वेश्चन को उल्टा लिखना चाहिए, which one is octet rule applicable। अब देखिए CO में देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, 2 बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, और ये 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 बॉन्ड बना के कार्बन ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, वो बेचारा हैप्पी हो जाता है, लेकिन कार्बन अभी भी अनहैप्पी है क्योंकि वो तो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। अब होता क्या है, इसकी संरचना में बहुत सारे लोगों को गड़बड़ होती है। तो अब आप देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको ट्रांसफर करता है, कार्बन को, और जैसे ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है
तो कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और फिर इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये सिंगल, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसको भेज करके इसके साथ बनाता है क्या, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने कहा था आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, एक ही एटम से आते हैं। तो देखिए वो वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी एटम से आया, फिर जो बॉन्ड बनाने वाला है वो भी इसी एटम से आया। तो इस तरीके से जो इसकी संरचना होती है वो C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आपने एक बात देखी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑक्टेट है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब नहीं पूरा हो पाएगा, और या फिर ऑक्टेट क्या होगा, एक्सपेंडेड रहेगा, मतलब विस्तारित हो जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं ये आपके लिए, जो कि आपको 100% आनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस का ब्रीफ आइडिया और लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है क्या, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कह रहा विच कंपाउंड, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है स्टेबल है स्टेबल ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा शब्द कम लिखने के चक्कर में लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, तो ये आप मान लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि निम्नलिखित में से किसके पास ड्यूट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 2 के द्वारा। ऑप्शन है आपके पास, पहला नंबर है NaCl, दूसरा नंबर है LiH4, ठीक रहेगा, और सी नंबर है B2H6, ठीक है, और डी नंबर है आपके पास HF। तो देखिए यने क्या करेगा, एक प्लस बनाएगा, Cl क्या करेगा, एक माइनस बनाएगा। Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा, नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या हो जाएगा, आर्गन लाइक। दोनों में अष्टक हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब NaCl ने माइनस बना लिया तो भी उसका अष्टक कंप्लीट, Na ने बना लिया तो भी उसका अष्टक कंप्लीट हो गया, है ना। बस एक सेकंड जरा, Li क्या करेगा, Li प्लस बना लेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बेचारा H माइनस बना ले। तो Li प्लस हुआ, H माइनस हो गया, तो ये हीलियम लाइक हो गया, और ये भी हीलियम के जैसा हो गया। दोनों ने क्या बना लिया, ड्यूट इस कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। इसमें देखें हाइड्रोजन H प्लस बनाया, क्लोरीन F माइनस बनाया, ठीक है। तो H प्लस और F माइनस हो गया, इन दोनों ने अपनी कहानी को कर लिया, तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा है B2H6। देखिए बोरान की बात की जाए तो बोरान का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p1,
मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और एक बोरान 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 बॉन्ड, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और जब 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर इसमें क्या आएगा? एडाप्टेशन आएगा, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? आपकी बनाना बॉन्डिंग की, जिसको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर आता है बनाना बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बाकी सबका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक का ड्यूट कंप्लीट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट है, इसका इसका ड्यूट है और इसका ऑक्टेट है, चूंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये कहानी हो गई। इसमें क्या आता है? एडाप्टेशन आएगा, बनाना बॉन्डिंग आएगी, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट लिखना था, मैंने कंप्लीट लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, एक सवाल और करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग किसकी तरफ? तो चलेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसको आपको जानना जरूरी है। और ये इतनी चीज़ें आपको इसलिए बताई गई ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाएँ अच्छी तरीके से और यूज कर पाएँ एग्ज़ाम के अंदर। The minimum covalency observed by the atom ठीक है, हाँ कुछ एटम के नाम दे देते हैं। IFClSi, ठीक है, D नंबर, C नंबर, B नंबर, A। इसका कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 5s2 और 5p5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली कक्षा में, वही लिखती है। अब इसके बाद इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है ना, तो FCl फिर Br फिर I, तो इसमें d वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वैकेंट d ऑर्बिटल, जिसके कारण ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को विस्तारित कर सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल है इसके पास क्या? वैलेंसी का एक्सपेंशन, पॉसिबल वैलेंसी एक्सपेंशन। ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है? एक्सपेंस कर सकता है, विस्तारित स्टेट बनाएगा, और जिसके कारण ये कहानी हो जाएगी। Cl के पास देखिए, तो Cl का भी सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p5, मतलब 7 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो, 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हो गए बाहर वाली कक्षा। और ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास भी क्या है? d वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये भी विस्तारित क्या करेगा? दिखाएगा। क्या? पॉसिबल वैलेंसी है इसके पास, और ये एक्सपेंशन कर सकता है, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सिलिकॉन की बात करें तो देखिए, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली कक्षा में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। 3 में d नाम की भी चीज होती है, मतलब इसके भी पास क्या है? एक्सपेंस करने की क्षमता है, वैलेंसी एक्सपेंस है, मतलब ये अपना ऑक्टेट को क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। ऑक्टेट एक्सपेंशन यहाँ पर भी अलाउ है।
तो ये सब अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। अब मिनिमम किसका होगा? फ्लोरीन। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और वैलेंसी एक्सपेंशन किसका है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। और जब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें नो डी वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि 2D नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने 1s 2s 2p पढ़ा है, 2D नहीं पढ़ा और 3D पढ़ा है ना। तो नो डी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कोई भी डी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है और इसलिए वैलेंसी का जो एक्सपेंशन है वो पॉसिबल नहीं है। वैलेंसी एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है और जब वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1। तो केवल एक इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी। कैन शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, इसलिए ये क्या हो गया? मिनिमम कोवैलेंसी वाला एटम हो गया इन सब। ठीक है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जवाब उसका देना है कि हमारे पास है HNO3, इसकी कोवैलेंसी नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है उसको बताना है, आपको निकाल करके बताइएगा। नाइट्रोजन की क्या बतानी है? कोवैलेंसी बतानी है कि कितनी होगी, ये बात आपकी है। तो यहाँ तक की चीज़ बिल्कुल कन्फर्मली क्लियर हो गई कि किस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, क्या तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। वैसे कल की क्लास में मैं इसको करवा भी दूंगा आपको, लेकिन आज थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। यहाँ तक की चीज़ उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कुछ ऐसे भी एलिमेंट आए जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मानने से मना कर दिया जिन्होंने, और वहीं से किसकी स्टार्टिंग हुई? एक्सेप्शन की। ठीक है, तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये विस्तारित अष्टक पे कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बता दिया है और क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताया है। कब विस्तारित होगा कब नहीं होगा ये सारी कहानी आप अब जान चुके हैं। आइए अब किसकी बात होगी? तो एक्सेप्शन मतलब हिंदी में बोले तो अपवाद। ठीक है, अब अपवाद का मतलब है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था वहीं से कौन लिया? अष्टक नियम। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल्ड टू एक्सप्लेन, जिन चीजों को फेल एक्सप्लेन करने में फेल रहा वही क्या हो गए? इसके बेचारे के अपवाद हो गए, है ना। कुछ अपवाद हैं जिनको अब देखते हैं। पहला नंबर यही अपवाद हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का एग्जिस्टेंस जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है फिर भी वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस देन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 8 है, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे BeS2, ठीक है, BeCl2, ठीक, BF3, ये सारे मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये एडाप्टेशन के जरिए से आए हैं। तो ये बात होगी। अब इसके बाद AlCl3, AlBr3, AlI3, ये सारे जो है क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए एल्यूमिनियम क्या है? धातु है, और ये क्या है? अधातु है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड करना चाहिए? आयनिक।
वो आयनिक ना होकर के क्या बन रहा है, कोवैलेंट। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो पहली चीज ये होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे गड़बड़ कहाँ पे हुई, तो दूसरे नंबर की गड़बड़ हुई एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब की बार विस्तारित अष्टक हो गया। ठीक है, तो विस्तारित अष्टक हो गया। जैसे अभी आपने देखा कि क्या बन रहा था, PCl5 एग्जिस्ट करता है दुनिया में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि एग्जिस्ट हो रहा था कम नंबर वाला, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा नंबर वाला। IF7 SF6 ये सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब इन्होंने कहा था कि हमने लिया है जो रूल वो नोबेल गैसेस से लिया है, लेकिन नोबेल गैसेस भी क्रिया कर रही है, तो कहानी लफड़े में आ गई। XeF2 बनता है, XeO2 बनता है, XeF4 बनता है, या XeF3 बनता है, या O3 मान लेते हैं। चलिए O लिखा है तो O3 है ना। तो इस तरीके से जो नोबेल गैसेस हैं वो भी रिएक्ट कर रही हैं। तो एग्जिस्टेंस इनका जो है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कहानी होगी किसकी, किसकी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट। Species having odd electron in central atom। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हुई जिनके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, विषम है। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, विषम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फिर भी सेंट्रल एटम वो एग्जिस्ट करती है। इसके कारण क्या हुआ, ये जो नियम है इन्होंने भी मानने से इनकार कर दिया। तो जो विषम है, जैसे देखेंगे आप, NO हो गया, NO2 हो गया, ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, तो ये सभी में O2 माइनस हो गया। ये सभी में क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके स्ट्रक्चर। इतनी चीजें इसकी एक्सेप्शन हो गई, मतलब इसको समझाने में जो ऑक्टेट रूल है वो बेचारा असफल रहा। जहां से लिया था वही रिएक्शन करना शुरू कर दिए। तो इस कारण से इन चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कौन, लुईस बेचारा। तो इसको ओवरकम करने के लिए कि शेयरिंग होती कैसे है, अब आएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब संयोजकता का जो अब आएगी सीन में कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी सीन में तो आपको वो बताएगी कि किस तरीके से शेयरिंग होती है। तो यहाँ तक की बात एक बार बताइएगा, पूरी तरीके से क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बुक्स से रिलेटेड तैयारी के लिए कि कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए वो भी मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो सिलेबस डिस्कशन के साथ उपलब्ध करवाई है, उसको भी देखना आपको नहीं भूलना है। और अगर आपने लास्ट पीछे वाले लेक्चर छोड़े हैं तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, इसलिए उनको भी जरूर देखना है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए और जीतते रहिए। धन्यवाद।